अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है और इससे लिमिट ऑफ सम क्या होता है, और दूसरी एक और चीज लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी या एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ने हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व दे दिया, इसी तरीके से एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का बेस जो है वो लिमिट्स ही है, और हम देखेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कर्व के अंडर एरिया पता करने में फ्रॉम ए टू बी। चलिए देखते हैं इसको। हम लोगों को एरिया पता करना है अंडर दिस कर्व फ्रॉम ए टू बी, तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर बनकर के आ रही है ये कोई उन जनरल स्ट्रक्चर्स में से नहीं बनकर के आ रही है जिनका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे ये ना तो ट्रायंगल बनकर के आ रहा है, ना ही कोई सर्कल है, ना ही ये किसी तरीके से आप देख पाए कि हम इसको रेक्टेंगल्स में भी, रेक्टेंगुलर पार्ट्स में भी ब्रेक कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसका कैलकुलेट करने का हमने कोई सिंपल और तरीका ढूंढने की कोशिश की। तो क्या किया गया, मान लीजिए इसको एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये यहां से देख पा रहे होंगे, अब हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एरिया निकालने में क्या फोर्स लग सकती है। ठीक है, मान लीजिए आपने इसका एरिया निकालने के लिए इस पूरे ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है उसको एक रेक्टेंगुलर पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश की, तो आपने पाया कि हम लोगों ने एरिया पूरे का एरिया कवर नहीं कर पाए, बल्कि ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल आपने कंसीडर किया है। ठीक है, फिर आपने देखा कि मान लीजिए इसको हमने 3 रेक्टेंगुलर पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, तभी भी हम लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग इसको पूरा एरिया अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं, ये वाला एरिया हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे हम लोग चले, हमने 4 में इसको पार्ट में कन्वर्ट कर लिया मान लीजिए, फिर आपने देखा अभी भी हम लोग पूरा एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर हमने इसको कुछ एक 10 या 9-10 पार्ट में ब्रेक कर लिया, अभी भी हम लोग एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन यहां से हम लोग एक चीज जरूर देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते हुए जा रहा हूं, जो फॉरगॉटन एरिया है वो कम होते हुए जा रहा है, जो कि हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग जो है धीरे धीरे कम करते हुए जा रहे हैं। यहां से आपने एक चीज और देखी होगी, अगर मैं ऐसे 20 रेक्टेंगल बना देता तो ये एरिया और कम हो जाता, अगर 30 बना देता तो और कम हो जाता। इसी तरीके से अगर मैं जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं अगर इनको इनफाइनाइटली मैनी कर दूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये एरिया जो हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इफ n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये जो एरिया बचा हुआ जो पार्ट है ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हम लोग जो एरिया अंडर द कर्व है वो पता करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी मतलब हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही करते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये फंक्शन दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू fx, ए से लेकर के बी एरिया पता करना है, तो हमने इस एरिया को कुछ एक n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया जिनकी विड्थ जो है वो इक्वल है। ठीक है, n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, बस समझने के लिए इस चीज को देखिएगा। n रेक्टेंगल्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया और सभी का इक्वल विड्थ है। मान लेता हूं ये विड्थ जो है वो है h। ठीक है, h है विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इनको इक्वल विड्थ के ही लें, हम लोग एक और रूल पढ़ते हैं इसके अलावा जिसमें ट्रेपेजॉइडल रूल बोला जाता है उसको, या हम सिम्पसन फॉर्मूला से भी पढ़ते हैं। तो इन सब में अलग अलग चीजें भी ये कर सकते हैं, इनकी जो विड्थ है वो अलग अलग भी ली जा सकती है, लेकिन हम लोग बेसिक्स को समझने के लिए विड्थ जो है वो इक्वल विड्थ के जो रेक्टेंगल्स हम लोग ले लेते हैं, विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल। हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ ली है हमने वो h ली है। अच्छा,
आप अब एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर इसका भी विड्थ h है तो ये अगर a है तो डेफिनेटली यहां पर जो पॉइंट रहा होगा वो a प्लस h रहा होगा। यहां पर जो पॉइंट ये वाला जो है, देखिए ये क्या है एफ ए और ये है एफ ए प्लस एच। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला a प्लस टू एच हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे a प्लस टू एच एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक और चीज हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो n है, n नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है। यहां से हम लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि n में जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है और विड्थ में जो विड्थ है ईच रेक्टेंगल की, उसमें एक रिलेशन मिलने वाला है हम लोगों को। उसको हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन मिलकर के आएगा। देखिए हमने क्या किया है, हमें एक लाइन दी हुई है a से लेकर के b, जिसका लेंथ b माइनस a दिया हुआ है। हमने इसके इक्वल n पार्ट्स किए हैं, इक्वल n पार्ट्स, और हर एक पार्ट की जो विड्थ दी हुई है हम लोगों को, जो लेंथ दी हुई है, यहां से हम लोग देखें तो वो h दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे होंगे, हम कह सकते हैं कि b माइनस a के h बराबर हिस्से करे हैं वो n से हमें पता चलेगी। यहां हम लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल कि nh इज इक्वल टू b माइनस a के बराबर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल एकदम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये एरिया हम तब पता कर पाएंगे जब ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत सारे हो जाएं। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होंगी तो ये जो एरिया जो हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रोसीजर का, इसी चीज का हम लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की और हमने देखा कि हम क्या ये कहना चाह रहे हैं कि n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगर n टेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, तो यहां से इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख पा रहे होंगे कि h इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a अपॉन n, एंड n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, देन डेफिनेटली h will be tending towards 0। आप ये ऐसा देख भी पा रहे होंगे कि हर जितने भी मैंने रेक्टेंगल्स बनाए थे, जब मैंने कम रेक्टेंगल्स बनाए थे विड्थ थोड़ा ज्यादा था, और उससे ज्यादा बनाए विड्थ और थोड़ा कम हो गया, और उससे ज्यादा बनाए और मैं इनफाइनाइटली मैंने रेक्टेंगल्स ले लूंगा तो ये विड्थ जो है आपका 0 की तरफ चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये 0 हो भी जाए, हमें पता नहीं है, हम लेकिन ये कह रहे हैं कि इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा, अब हमारा जो टास्क शुरू होता है वो टास्क कुछ उस तरीके से शुरू होगा कि हम हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उनको सबको ऐड करेंगे और उसको लिमिट करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सॉरी, ठीक है, या h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। दोनों में से किसी भी चीज को लेकर के हम लोग उसको लिमिट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होगा। एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले देखते चलेंगे। देखिए आप इसको देखेंगे, पहले वाले रेक्टेंगल की जो हाइट दे रखी है मेरे को वो दे रखा है a, दूसरे का a प्लस h। जो nth वाला होगा उसकी कितनी होगी n माइनस 1, ओके, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आएगा ये nth पार्ट आएगा। देखिए फर्स्ट a, सेकंड a प्लस h, थर्ड a प्लस 2h। ऐसा आप एक रिलेशन से भी देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट में ऐसा आ रहा है, फिर सेकंड में क्या है वो n, जो h का कोफिशिएंट है वो 1 कम आ रहा है, तो nth में जो आएगा वो n से 1 कम आएगा। तो देखिए अब इसका, इस वाले रेक्टेंगल का अगर हम लोगों को एरिया पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसका विड्थ जो कि है h और इसकी हाइट जो कि है fa, h इंटू fa प्लस दूसरे वाले रेक्टेंगल की भी आप लोग देख पा रहे होंगे h इंटू एफ ए प्लस एच। तीसरे वाले रेक्टेंगल को सिमिलर बिल्कुल एकदम h इंटू एफ ए प्लस 2h। और ऐसे ही जो लास्ट वाला रेक्टेंगल होगा उसका जो एरिया होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये सभी रेक्टेंगल्स का एरिया, ये रेक्टेंगल्स का एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहने लगे कि ये एरिया अंडर द कर्व नहीं है, लेकिन ये देख पा रहे होंगे कि एरिया अंडर द कर्व हम लोगों को ऑलमोस्ट पता चल जाएगा अगर हम लोग इसको लिमिट कर दें आइदर n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। आप लोग से समझ गए होंगे इस बात को कि h मैंने कॉमन ले लिया, fa प्लस h, fa प्लस 2h। देखिए मैं समझा देता हूं आप लोगों को a प्लस n, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने क्या किया है, या तो विड्थ को हमने शून्य कर दिया है, हर एक रेक्टेंगल की बहुत सारे हो जाएंगे, तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो उससे विड्थ्स एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली ये चेंजेस हो जाएंगी। अगर वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो वो डेफिनेटली 0 की तरफ जाएगा। और मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम बढ़ाएं, इसमें बढ़ा देंगे,
उतना ही क्लोजली हम इस कर्व के अंडर में जो एरिया आ रहा है उसको पता कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व पता कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोग देख पा रहे हो, जो कैलकुलस है वो पूरा अप्रोक्सीमेशन पे ही बेस्ड समझिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इतना एक्यूरेट, इतना नजदीक होता है एक्यूरेसी के कि उसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, हम लोग इसको पता नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा नजदीक जाकर के उस चीज को पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हो कि है ये एक तरीके का अप्रोक्सीमेशन ही, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख पा रहे होंगे कि एरिया अंडर द कर्व कैसे पता होगा। ठीक है, अब देखिए जो बात मैंने आप लोगों को बोली है, इस चीज को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं वो क्या लिखा जा सकता है। लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी और h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहां से हम लोगों को नजर आएगा f, जो नजर आ रहा है देखिएगा, h इंटू fa प्लस h से लेकर के जो चीज आपके सामने है, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, अब आगे समझते हैं इस बात को। इस चीज को समेशन फॉर्मूला से भी लिखा जा सकता है। अब वो देखते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है। मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f a प्लस r h। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ये है एरिया अंडर द कर्व। और बच्चों बहुत खास चीज आप लोगों को बता रहा हूं मैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल a टू b fx dx। ठीक है, बहुत छोटी सी बात, fx dx, यही इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। अगर हम a से लेकर के b तक का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल्स का सम निकालते हैं, इसी चीज को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज है, आप लोगों को समझना है। ये एनसीईआरटी में या सभी की जो आपका 12th का टॉपिक है, 12th का जो इंटीग्रेशन है उसमें सबसे एंड में दिया हुआ है लिमिट ऑफ अ सम, लेकिन अगर आप इसको माने तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसी से हम लोग इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोगों को कहीं पर कोई सीरीज दिया हुआ हो, कोई इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूअस इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ हो, तब भी हम उसको एक इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं उस चीज का और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझते हैं। मान लीजिए कभी आप लोगों के सामने ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रल 1 to 2 fx dx, या मैं कह दूं यहाँ पर x स्क्वायर dx। तो इसका मीनिंग आप लोगों के सामने में जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो लिखा हुआ है कि x स्क्वायर को अगर हम ग्राफ करें कुछ ऐसा सा ग्राफ बन करके आएगा, और ये इसके अंडर में एरिया बताने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 2, मतलब ये चीज हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब उसी चीज का जो आप लोग जो थोड़ा सा सही तरीके मतलब छोटे तरीके से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम कर क्या रहे हैं कि क्या है dx और क्या है ये चीज, आप इसको समझिएगा। मान लीजिए आप लोगों को इंटीग्रेशन fx dx दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसका और a से लेकर के b, तो इसका मीनिंग हम लोगों ने समझा। जो चीज हमारे सामने लिखी होती है कि अगर ये एरिया पता करना है तो हमने छोटा सा स्ट्रिप लिया जिसको मैं कहता हूं कि वो जो मैंने h लिया है वहां पर, वो यहां पर है बच्चों dx, बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपके सामने आते चले जाएंगे, और उनकी रिस्पेक्ट में जो एरिया बनता हुआ चला जाएगा वो आ जाएगा fx dx fx dx fx dx fx dx, जितना भी आता चला जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। तो ये एरिया एक स्ट्रिप का है, इस स्ट्रिप का एरिया है, और उसको हमने लिमिट ऑफ सम किया है, ऐसे आपके सामने लिखा जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल बात मैंने आप लोगों को बताई है। और मैं जो दूसरी चीज आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपके सामने एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी हुई है उसको भी आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस इनफाइनाइट सीरीज दी